नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिकली रिपोर्टिंग कभी घर पे बैठ कर नहीं करनी चाहिए और ये वाकई पत्रकारिता के लिए गलत है। लेकिन चूंकि इस समय का जो माहौल है वो बहुत ही अलग तरह का हो चुका है, क्योंकि दी अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक प्रवीण सिंह का ये कहना है कि जो भी खबर चलाई जा रही है उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है और केवल ये खबर दुर्भावना से प्रेरित होकर चलाई जा रही है। आपको बता दें कि ईशू अस्पताल में हुई घटना के बाद जब हमने इसकी खोजबीन शुरू की तो हमने कुछ अस्पतालों की तस्वीरें भी ली थी, जिनमें दी अर्पित हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का नाम भी था। हम उनके कैंपस के अंदर नहीं गए थे, हमने ये सारी तस्वीरें रोड पे खड़े होकर ली थी और जो हमारे पास तस्वीरें हैं 19 फरवरी 2024 तक इस अस्पताल के खुले होने की सूचना मिली थी। साथ ही इस अस्पताल में कोई भी कार्य प्रगति पर नहीं था। अस्पताल में हुई घटना के बाद तत्काल जो है छोटे टेम्पू से आगे मिट्टी और बालू को गिरवाकर जो है कार्य शुरू करवाया गया और एक छोटे से फ्लैक्स पर कार्य प्रगति पर है का बोर्ड भी लगाया गया। आपको ये भी बता दें कि जो तस्वीरें हमने ली हैं उसमें समय और उस वक्त का लोकेशन ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं। 19 फरवरी 2024 तक जो भी नाम अस्पताल के बाहर बोर्ड पर लिखे गए थे उनमें से सिर्फ एक डॉक्टर धैर्य कुमार प्रजापति के नाम के आगे ऑन कॉल लिखा हुआ था। उसके बाद और उसके अलावा किसी नाम के आगे ऑन कॉल नहीं लिखा गया था, यानी कि जिन डॉक्टरों के नाम लिखे गए थे वो वहां पर नियमित रूप से बैठते थे, ऐसा अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का बोर्ड कहता है। 3 मार्च के बाद या 3 मार्च को कह लिए 3 मार्च को जब हमने दोबारा इसकी पिक्चर्स ली, उसका भी हमारे पास डेट, लोकेशन और समय उपलब्ध है कि किस वक्त पर हमने उसकी तस्वीरें ली थी। उस वक्त राजश्री ठाकुर का जो नाम पहले था 19 फरवरी तक या उसके बाद तक, उसको काले पेंट से हटा दिया गया। साथ ही कई डॉक्टरों के नाम के आगे ऑन कॉल लिख दिया गया और जो कार्य प्रगति पर है का बोर्ड था उस बोर्ड को भी वहां से हटा दिया गया, यानी कि कार्य खत्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा कार्य हो रहा था जो बामुश्किल कुछ दिनों में खत्म हो गया, और अगर अस्पताल प्रबंधन वाकई सही था तो जो नाम के आगे पहले किसी भी सूरत में बैठने की स्थिति दर्शाता था कि डॉक्टर नियमित रूप से बैठते थे, अचानक से उनके नाम के आगे ऑन कॉल क्यों लिखा गया? सीएमओ ऑफिस से मिली लिस्ट के मुताबिक द अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का नाम उनके लिस्ट में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है और इस बात को वहां के कर्मचारियों ने भी कहा है, स्वीकारा है और बताया है कि द अर्पित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पंजीकरण पिछले साल ही समाप्त हो चुका है। मार्च या फिर यूं कह लें कि 30 अप्रैल 2023 तक, ज्यादा से ज्यादा 30 अप्रैल 2023 तक। अब सवाल यह है कि पंजीकरण के लिए 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है। अगर इसको भी हम मान लें कि अस्पताल ने पंजीकरण का टाइम जब होता है उस समय उन्होंने आवेदन किया और उन्होंने उसकी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन पंजीकरण के लिए 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है।
और वो समय भी अगर हम मैक्सिमम मान लें तो जून तक खत्म हो जाता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 8 माह तक अस्पताल संचालित हो रहा था। लेकिन उनके मालिक का यह कहना है कि हमारा अस्पताल बंद था। चलिए ये भी मान लेते हैं, यानी कि उनके मालिक ने 10 महीने तक अस्पताल बंद करके स्टाफ की सैलरी दी और किराया भी दिया मकान मालिक का। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तथ्य किसी तरीके से गले से उतरता नहीं है। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या है, ये अर्पित हॉस्पिटल के मालिक जो कथित रूप से डॉक्टर प्रवीण सिंह हैं वही बता सकते हैं। और एक महिला थी जिनका यह भी कहना था कि डॉक्टर प्रवीण सिंह ने उनका इलाज अभी कुछ महीने पहले ही किया है। अब सवाल यह है कि अगर अस्पताल बंद था पिछले 8 से 10 महीनों से, तो उस महिला का इलाज अर्पित हॉस्पिटल में कैसे हुआ और किसने किया और कब किया। हमने उन महिला से यह भी कहा कि अगर डॉक्टर प्रवीण सिंह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम सबके सामने उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं अगर हमने गलत न्यूज़ चलाई है। लेकिन वो महिला सामने आए और वो बताएं कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ महीनों का मतलब 1, 2, 3, 4, 6 होता है, 1-2 साल पहले नहीं होता है। और यदि 1-2 साल पहले भी अगर उनकी बात मान ली जाए कि अगर है, तो डॉक्टर प्रवीण सिंह ने किस बिहाफ पे, किस जानकारी के आधार पर उनका इलाज किया, जबकि हमारे पास ये पक्की इंफॉर्मेशन है, पूरी सूचना है कि डॉक्टर प्रवीण सिंह के पास किसी भी मरीज का इलाज करने के लिए कोई भी डिग्री नहीं है। और जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के लिए किसी भी तरह की जांच के लिए मैं तैयार हूं। चाहे कोर्ट के द्वारा अगर वो चाहते हैं तो मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हूं, मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं, या किसी भी तरीके की जांच, जिस तरीके से सच्चाई सामने आए मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं उस महिला से फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि जो उन्होंने हमारे न्यूज चलाने पर टिप्पणी की थी वो सामने आए और बताएं कि डॉक्टर प्रवीण सिंह ने उनका इलाज कैसे और किस तरीके से किया था। इस खबर को चलाने के बाद धमकियां तो मिल ही रही थी, और जो उंगली में ये चोट है, ये उसका प्रशस्ति पत्र कहिए या सम्मान कहिए, जो सच की खबर को सामने लाने के लिए किया गया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, और किसी भी अस्पताल में जाने से पहले उसका पंजीकरण, वहां पे उपलब्ध डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की जानकारी जरूर लें। कहने को तो ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब मरीज किसी अस्पताल में पहुंचता है तो ये इतना संभव उसके लिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों पहले जो नया रेगुलेशन आया है, जो नया रूल आया है, उसके अंतर्गत सभी अस्पतालों को अपने परिसर में अपने अस्पताल के संचालक का नाम, जिस अस्पताल को वो चला रहे हैं वो किस डॉक्टर के नाम से पंजीकृत है, उसका लाइसेंस नंबर, उसके अस्पताल में बेडों की संख्या कितनी है, उसके इलाज की पद्धति एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक है, उसके जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनके नाम और उनका लाइसेंस नंबर, जो डॉक्टर वहां उपलब्ध हैं, जिन्होंने लिखित में दिया है कि वो वहां बैठेंगे, उनका नाम, उनका लाइसेंस नंबर। अगर अस्पताल के अंदर फार्मेसी है तो उसके फार्मासिस्ट का नाम और उसका लाइसेंस नंबर, ये स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। ऐसा कुछ अस्पतालों ने किया भी है, जिनकी तस्वीर भी हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्वास्थ्य
विभाग की लापरवाही है कि ऐसे अस्पताल अभी भी संचालित हो रहे हैं। इस संदर्भ में जब हमने फोन पर गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे से बात की तो उन्होंने ये कहा कि अवैध अस्पताल संचालकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये कार्यवाही आज होगी या वाकई 7 पुश्तों के बाद होगी, जब बहुत से लोग अपनों को खो चुके होंगे और ऐसे मेडिकल माफिया कुछ पदाधिकारियों के द्वारा संरक्षित किए जा रहे होंगे और सच की आवाज उठाने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहेगा। अगर कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति है तो हम अनुरोध करते हैं कि जो हमारे चैनल का नंबर है उससे संपर्क करें, उसकी जानकारी हमें दें। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ हम खबरें चलाते रहेंगे। ये मुहिम हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई की नहीं है। जो भी इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं वो हमारे साथ आएं, जुड़ें और हमारा सहयोग करें। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन अवैध अस्पताल संचालकों, अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होमों, पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ है, जो लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई तो लूट ही रहे हैं, साथ ही उनके प्रियजनों की जान भी ले रहे हैं। तो आप सबसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप सब इस लड़ाई में मेरा साथ दें और ज़्यादा जानकारी के लिए, आगे की ऐसी खबरें जानने के लिए इंडियन टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से अमित ओझा।